है ना। चलो देखो यहां पर अपने बात करते हैं प्यारे साथियों। अब यह वायरल है, ये तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल कथन राइट है। ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, बिल्कुल राइट है। यानी पहला और दूसरा कथन सत्य है, पहला कथन सत्य, दूसरा कथन असत्य। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसका भी तीसरा ऑप्शन। यार पेपर गजब बनाया यार, गजब गजब शानदार। ऐसे सवाल की अपेक्षा मैं करता हूं अक्सर। मैंने कहा था ना एग्जामिनर बदल चुके हैं, पढ़ाने वालों का सिस्टम बदल चुका है, सवाल तो यहीं से पूछा जाता है। मैंने कहा था ये पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो अंतस्थ और यह वायरल पूछे जाते हैं। आज जो डेपुटेशन जो है ये भी करवाया है, ये भी डेपुटेशन करवाया, अपने मॉडल पेपर है उनमें मिल जाएगा आपका। डेपुटेशन क्या होता है? प्रतिनियुक्ति होता है। डेपुटेशन क्या होता है? प्रतिनियुक्ति होता है। मैं कोई भी पेपर और किताब देख के नहीं हूं आपके सामने, सीधा डायरेक्ट का डायरेक्ट पेपर करवा रहा हूं। लोग तो किताब देखेंगे, प्रश्न ढूंढेंगे, कहां से आया कैसे आया, उसका उत्तर गूगल करेंगे। कोई गूगल नहीं है। सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो कहीं जाने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है, ठीक है। बच्चे कम जुड़े, बच्चे ज्यादा जुड़े, इस बात का सूरज सर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मेरे पढ़ने वाले बच्चे मुझसे जुड़ते हैं। बस मुझे इस बात का गर्व रहता है कि मेरे बच्चे मेरे से पढ़ना पसंद करते हैं और सवाल भी आते हैं, ठीक है। ये भी सवाल डेपुटेशन मेरी ही क्लासेस में मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ। और मेरे मॉडल पेपर में आपको मिल जाएगा, दूसरे या तीसरे मॉडल पेपर जो अब की बार आया था उस मॉडल पेपर में आपका सीधा सीधा क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, अपने वाले मॉडल पेपर में दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी 10+2 वाला मॉडल पेपर भी आप परचेज कर लेना। आपको परचेज करने के लिए 8946444120 पर मैसेज करना है बस, ठीक है। उसमें से भी प्रश्न छपेंगे, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन क्या है? ये अंग्रेजी वाले आएंगे उनको बाद में कराएंगे, ठीक है। अंग्रेजी वाले मैं बाद में करवा दूंगा, कोई चक्कर नहीं है। रीजनिंग आ गए, इनको भी बाद में करवा दिए जाएंगे, ध्यान में रखना। और जाम सर आगे क्या? जाम सर आगे? चलो आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हैं? अरे आर्यभट्ट है, इसको बाद में करवाएंगे, मैं पहले हिंदी वाले देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। बाकी आप एक बार थोड़ा सा रेडी हो जाओ। संविधान का अनुच्छेद हिंदी देश की राजभाषा, वाह किस अनुसार, ये तो मुझे भी आता है भाई साहब, ये रहा 343, ये तो मुझे भी आता है। किस संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा होगी? 343। ये भी मेरी स्टार दिलाओ सीरीज की पहली क्लास में चले जाओगे तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। स्टार दिलाओ सीरीज की क्लास में जाओगे, ठीक है, हाँ ठीक है, उसमें मिल जाएगा आपको। ये 243 किसने किया है कि पहले जानकारी ये वो और फलाना ढिमका ये, ठीक है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, आप सभी को ध्यान में रखना। यहां पर देखिएगा आपके सामने गलत लिखा है, ये खोटा लिखा भाई साहब ने, जिसका भी पेपर है इसने बहुत गलत किया है। अब आ जाओ, तत्सम और तद्भव का सवाल आया, बहुत बढ़िया। यहां पर उन्होंने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी शब्द कौन सा है? मसान, खिड़की, तूफान और चिमटा। तूफान जो शब्द है वो आपका विदेशी है, तूफान जो शब्द है वो विदेशी है, तूफान शब्द विदेशी है। क्या है? तूफान शब्द वो आपका विदेशी है। ये हिंदी का एक और क्वेश्चन, शाम को मैं इनका सॉल्यूशन करूंगा भयंकर तरीके से, स्क्रीनशॉट भी मारूंगा साथ ही साथ में। आ जाओ। और जीवाश्म पार्क कहाँ पे है? ये यूआईडी कंप्यूटर वाले क्वेश्चन भी आपके लिए ध्यान में रखना। और उसके बाद में हिंदी का और क्वेश्चन कौन सा है भाई? अभी लाइव एक बार सेशन को शेयर करो यार, है ना। पेपर लाइव सॉल्यूशन करवा रहा हूं, बच्चे चले कहां जाते हैं बताने, ठीक है। मारू परहेज है कि कोई डॉक्टर को बता दो कौन कि मारे सा गानों को नहीं लाइव सेशन में है। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके लिए। सारा पेपर जो है मैं एक बार हिंदी का करवा रहा हूं, फिर जीके और उनके पेपर जो है वो टाइप होके आ जाएंगे। और फिर उसके बाद में पेपर जो है भाई साहब, पेपर का लेवल मैं बता दूं मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब इजी, न तो इजी है और न ही हार्ड है, पेपर औसतन है। अभी तक जितने मैंने हिंदी के क्वेश्चन देखे हैं, कंप्यूटर के देखे हैं, उनका औसतन यहां पर पेपर है। भाई आप तो जुड़ते नहीं हो, सही बात बताऊं, सूरज सर से जुड़ता नहीं है कोई, 5-7 लोग जुड़ते हैं, ये अलग बात है। ये विद्यार्थियों की बहुत बड़ी कमजोरी है। बच्चे उनके पास जाना चाहते हैं जिनके साथ में 2000-5000 लाइव चलते हैं, लेकिन मेरे सब्जेक्ट की गारंटी मैं हमेशा लेता हूं, हमेशा लेता हूं, हमेशा लेता हूं। आएगा तो हमारे में से, पक्का है, श्योर है। फिर गर्व के साथ में कहता हूं हमारे में से आएगा, करवाऊंगा उसी में से आएगा। आगे आ जाओ, ठीक है, बस यही है इलाज, ठीक है। हम तो जुड़ते हैं रोज के रोज। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आप, सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है शिखरों की? अरे भाई साहब गुरु शिखर है, बड़ा गोलू सवाल है, ये मुझे ही आता है, बताओ, ठीक है। अगला सवाल देखो,
मैं हिंदी के क्वेश्चन देख रहा हूं। बालाथल सभ्यता जो है, पुरातत्व जो स्थान है वो कहाँ मिला था? बालाथल सभ्यता हनुमानगढ़ वाली है क्या? कालीबंगा में बालाथल सभ्यता, ये मुझे आता नहीं है भाई, ये वो सर बताएंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, आप सभी को ध्यान में रखना। और हिंदी के क्वेश्चन और भी हैं अभी। मंत्रिपरिषद की नियुक्तियां जो है वो किसमें है, आप सभी को ध्यान में रखना। मंत्रिपरिषद की नियुक्तियां जो है, बिल्कुल। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। और चूज द ग्रीस, कोरिया, पोलैंड, पर्यायवाची आ जाओ। ये रो आपका पर्यायवाची क्वेश्चन और आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है भैया, निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची चुनिएगा। बिजली, अरे बिजली चंचला है, ये रही बिजली, क्या है? चंचला, ये भाई साहब का राइट है, ठीक है। कांता कौन होती है? कांता पत्नी होती है, ध्यान में रखना, ठीक है। तीर आप जानते हो, तीर तो आपका सर होता है, ठीक है, और तन्य आपका पुत्र होता है। ये आपको ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से आपका किसका पर्यायवाची कौन सा? राम राम जी, बिजली का पर्यायवाची कौन सा है? तो भैया चंचला, बिजली, तड़ित। और मैंने कहा बिजली का पर्यायवाची भी पूछा जाता है, बहुत बार आपको बताया था। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया प्यारे साथियों। ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है, ठीक है। और बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? बागड़ की मीरा गौरी बाई को कहा जाता है, मुझे भी याद है भाई साहब बागड़ की मीरा, है ना। चलो आगे चलते हैं, है ना, बहुत बढ़िया, आगे हम बढ़ते हैं। और अगला देखिएगा यहाँ पर आपके लिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हिंदी के क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मैं, एक बार सारे बच्चे जुड़ जाओगे, एक बार सभी साथी जो है हिंदी के क्वेश्चनों के साथ में जुड़ जाना। फिर जीके का सॉल्यूशन शुरू होने वाला है आपका, जीके का सॉल्यूशन जो है वो आपके बीच में शुरू होने वाला है। और अश्वगंधा पौधे की हिस्से में दवाइयों का जो प्रयोग किया जाता है वो पत्तियों का भी होता है भैया, अश्वगंधा जो है, ठीक है। और प्राकृतिक रबड़ एक पॉलीमर है, ध्यान में रखना। और ये क्या कह रहा है? ये तो वो है अरुण, और ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप सभी को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने हिंदी का, पेपर में क्वेश्चन को ना बिखेर बिखेर के दे रखे हैं, मतलब ऐसा नहीं किया गया कि क्वेश्चन को एक साथ में दे दिया जाए, ठीक है। तो अभी आपका शुरू हो जाएगा पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है, अभी टाइपिंग चल रही है पेपर की। मैंने सोचा कि जब तक मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, पेपर की टाइपिंग करवा के ही क्वेश्चन करवाएं तो थोड़ा सा क्या रहता है भैया, बढ़िया रहता है, ये आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ जी, आ जाओ भैया। आनंद मगन, भाई साहब मैंने क्या कहा था, मगन वाले जो है पूछे जाते हैं। रात वाली क्लास देख लेना, बस शाम को जो क्लास दी थी ना, अगर वही क्लास देख लेते हो ना, उसमें से अभी तक 4 क्वेश्चन आ चुके हैं शाम वाली क्लास में से, ठीक है। मैंने जल मग्न, ध्यान मग्न, ये सारे करवाए थे। मैंने कहा ये मग्न वाला पूछा जाता है, ये फिर से आ गया मग्न। जब मग्न दूसरा शब्द होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास की क्या विशेषता होती है भैया? में और पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर इसका विग्रह होगा आनंद में मग्न, यानी आनंद में डूबा हुआ, ये 1 नंबर इसका विग्रह हो जाएगा। ये कल वाली रात वाली क्लास का विग्रह है, बिल्कुल ठीक है। ये रात वाली क्लास में ये मग्न वाले मैंने बताए थे, ये पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होंगे होंगे होंगे। आ जाओ अगला, यहां पर आगे चलते हैं। एक और आ गया, प्रति उपसर्ग किसने पूछा भाई? प्रति उपसर्ग का प्रयोग किसमें है सर? प्रत्येक में हुआ है, प्रत्यक्ष में हुआ है, प्रत्येक में हुआ है और प्रतिकार में हुआ है। तो इसका ए और इसका डी और इसका ई, ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई कहां गया? ये रहा आपका ए डी, ठीक है। इसमें अगर बात करी जाएगी तो आपका प्रय उपसर्ग है। ये क्वेश्चन तो गोलू क्वेश्चन है, इनका तो आप गलत कर ही नहीं सकते हो, इनको तो आप क्या नहीं कर सकते हो, इन गोलू क्वेश्चन को। कल शाम को है तो क्वेश्चन वाली क्लास देख लेना भाई सोनू जी, आपका कल शाम को है तो क्वेश्चन वाली क्लास देख लेना, फायदा होगा। हिंदी 10/10 करना है तो ठीक है। मेरे जो विद्यार्थी हैं जो मेरे से रेगुलर पढ़ते हैं वो पक्का 10/10 करेंगे, अगर ऐसे सवाल आते रहे तो पक्का 10/10 करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और आपके लिए जीके वाले क्वेश्चनों का जो सिलसिला अभी शुरू होने वाला है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? पनगड़िया साहब, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं आपके सामने, हिंदी का सवाल। राजस्थान का खाद्य का टोकरा गंगानगर को कहा जाता है, ये रहा, मुझे भी आता है ये सवाल, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट पर सहायक नदी का नाम बताना है, ये भैया जीके वाले सर बताएंगे आपको।
और हिंदी का क्वेश्चन अगर एक दो और मिलता है तो उसको कर देता हूं मैं। आ गया भैया, लिंग संबंधी अशुद्धि, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें लिंग संबंधी जो अशुद्धि है वो आपके सामने यहां पर करी जाए। तो आपको एक आ गया कि श्याम सन्यासी है, रंजना अध्यापिका है, वह स्त्री अपराधिनी है, और हवन सामग्री जल गया। अरे हवन सामग्री जल गया नहीं, हवन सामग्री जल गई। तो यहां पर जो है वो लिंग संबंधी अशुद्धि है, यहां पर आपका डी नंबर होगा। ये भी आपका बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही आएगी, ऐसे ही आएगी, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अगला आ जाओ, अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, आपको ध्यान में रखना इस वाक्य का, बिना विचारे व्यय करना, धोखा देना, एक ही सारा। अरे एक ही सारा तो ठीक है, अंधा होने का मतलब एक ही सारा नहीं है, ये अंधे की लकड़ी है एक सारा। विवेक नष्ट होना, बिना विचारे व्यय कर देना। अंधा होने का मतलब है भैया या तो विवेक भ्रष्ट करना होगा, या फिर इसमें आप देखो कौन सा राइट होगा, बिना विचारे। धोखा देना भी गलत, ठीक है, और ये भी गलत। अब आपको ये कह रहा है भैया अंधा हो गया, मतलब अंधा होना का मतलब कोई भी बिना सोचे समझे कोई भी काम करना, तो बिना विचारे व्यय करना नहीं, ठीक है। यहां पर है विवेक भ्रष्ट हो जाना, ठीक है। इसका उत्तर डी नंबर होगा। इसका उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका उत्तर डी नंबर होगा। ये भी क्वेश्चन आसान था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, संधि का क्वेश्चन नहीं आया यार अभी तक। संधि वाले क्वेश्चन को देख रहा हूं मैं, एग्जामिनर ने डाला या नहीं डाला? संधि क्वेश्चन आया नहीं है, ऐसे कैसे होता है? सिर होया क्या गुरुजी? क्वेश्चन हुए हैं क्या, टाइप हुए हैं क्या कुछ? 10 क्वेश्चन लियो, फिर 10 करवा दो, फिर मैं आगे किसी के भी उनको बोलो, आप जाम सर को बुला लो मैथ रीजनिंग के लिए, ठीक है। संधि का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे, है ना। संधि वाला क्वेश्चन आगे निकल गया होगा, देखता हूं मैं एक बार। हाँ, आगे बढ़ेंगे और पूरा जो पेपर है वो टाइप करवाएंगे हम, ताकि पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपका बढ़िया तरीके से किया जाए। एक बार सारा साथी सेशन में शेयर करो, ठीक है। यहां पर आपके सामने बिल्कुल मुझे संधि का क्वेश्चन नहीं मिला, अरे भैया, ठीक है। यहाँ पर संधि का क्वेश्चन है वो आपके सामने नहीं मिला है। और अभी जीके वाले सर को बुला लेता हूँ मैं, और जीके वाले जो सर है वो अभी आगे का जो पेपर है वो आपको जीके वाले सर करवाएंगे, क्योंकि मैंने आपके सामने करवा दिए हैं क्या, ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन जो मुझे दिख रहे थे। फिर मैं क्वेश्चनों के अरेंजमेंट करता हूँ टीचरों से कि बताओ भैया, वाइफ ऑफ एक्सलेंस साइंस के भी अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। सर्वाधिक उपयुक्त ये हमने देख लिया था, और ये भी हमने देख लिया था। 2023 में राज्य चुनाव के आयुक्त कौन थे? 2023 में मधुकर गुप्ता, अमर सिंह राठौर, इंद्रजीत खन्ना। ये अपने करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल सीट बाड़मेर कोटा। और देखो पेपर मैं बता देता हूँ, अभी बच्चे जो हैं नेक्स्ट पेपर के लिए मैं बता देता हूँ, पेपर मॉडरेट है, आसान है। पेपर जो है भैया इजी है, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। पेपर मुश्किल नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 40% तो आपके यूं पड़े हैं, मान लो 40% तो आपके क्या पड़े हैं, यूं पड़े हैं, आप कर दोगे, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। आगे बढ़ेंगे और आपके सामने अभी बात करते हैं। सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं, है ना। सीमांत गांधी, देखो यार ये कितने लॉजिक वाले प्रश्न जो हमने बहुत सालों पहले पढ़े थे वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है। राज्य द्वारा लगाएगा, संग्रहित नहीं है भाई साहब। संधि का क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो श्याम वाली पारी में संधि का क्वेश्चन आएगा, श्याम पारी में प्रत्यय का क्वेश्चन है। देखो श्याम को जो पारी होगी उसमें संधि का क्वेश्चन आएगा, पक्का ध्यान में रखना। और इसमें एक प्रत्यय का क्वेश्चन आएगा पक्का, ये भी आपको याद रखना है। संधि का क्वेश्चन और आपका, ठीक है, इसके साथ में आपका प्रत्यय का क्वेश्चन है, और उसके बाद में आपका विकारी का क्वेश्चन है। ये श्याम वाली पारी में आपका आएगा, ये ध्यान में रखना। श्याम वाली जो पारी है उसमें ये वाले प्रश्न आएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो वो दिख नहीं रहा, संधि वाला एक आया था, ये बजरंग बिश्नोई के आया था, वो दिख नहीं रहा, मैं उसको देख रहा हूँ। संधि का क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, वही तो मिल जाए तो थोड़ी ऐसे मुझे हो जाए यार, संधि तो आनी चाहिए ना। देखो यहाँ पर अपने बात करते हैं, ये रही मिल गई। अरे भाई साहब, मैंने कहा ना इलू इलू संधि, गुण स्वर संधि एग्जामिनर की इलू इलू संधि होती है। मैंने कितनी बार कहा यण और गुण। आपको ये कहा कि किन शब्दों में, सत्येंद्र में गुण संधि है प्यारे साथियों, स्वेच्छा में गुण संधि है, तो उत्तर आपका ए और बी हो जाएगा। उत्तर आपका ए और बी का है, ये रहा भाई साहब।
उत्तर और बे। कितना इजी सवाल पूछा है। सत्य धन इंद्र होता है, क्या होता है इसका, सत्य धन इंद्र होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष का प्रतिधन अक्षी यण संधि होती है, ठीक है। यही पूछता है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। दोनों ही संधियां यहाँ पे डाल दी, ठीक है। यहां पर आपके सामने प्रतिधन अक्षी में आपकी कौन सी संधि है सर, यण संधि आपकी है, ठीक है। कौन सी संधि है सर, यण संधि है। और वितेशना में आपकी कौन सी है भैया, वित्त धन एशना जो है उसमें कौन सी संधि है, अरे वितेशना में आपकी वृद्धि संधि है। और उसके साथ में प्रत्यक्ष बता दिया, न्यून में आपकी कौन सी संधि है गुरुजी, न्यू धन ऊन में आपकी यण संधि है। तो एक ही सवाल में यण और गुण दोनों, और जो दोनों फेवरेट जो संधि है उसके बारे में बात करी गई है। संधि का सवाल भी आ चुका है, हाँ तभी तो कह रहा हूं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि संधि आए ना आए। तो सुरेंद्र सर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आ जाओ भाई जीके के क्वेश्चन लेके, ठीक है। हाँ जीके के क्वेश्चन जो है उनको लेकर आ जाइएगा, अपने बात करते हैं। हाँ जीके वाले जो क्वेश्चन है उनके ऊपर अपने बात करें, आ जाओ सर। जीके वाले जो क्वेश्चन जो है उनकी अगर बात करें अपने, हाँ अभी और बात करेंगे, और साथी जुड़ना भी आप सारे साथी। अभी जीके वाले जो क्वेश्चन है उनको भी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। रोशन सिंह जी RJ 13 से हेलो नमस्कार, और एक नंबर देख ली सर जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और संधि का एक प्रश्न बिल्कुल हमने ढूंढ लिया, संधि का जो प्रश्न आना चाहिए, संधि का और समास का, उपसर्ग और प्रत्यय का, तो हर पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हर पेपर में क्वेश्चन आएगा। और ये आपके लिए ठीक है। अब मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए वापस से लगा देता हूं, और कंप्यूटर वाले जो क्वेश्चन है उनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पर अपने बात करेंगे तो जल्दी से अपने बात करेंगे, ठीक है। फिर मैं मैथ के और अंग्रेजी के और उन सब का सॉल्यूशन जो है वो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो अच्छी तरीके से आप सभी यहाँ पर बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ हाँ सारे साथी बने रहो। सर मेरा कल है एग्ज़ाम, रोशन जी बिल्कुल कल है। तो हिंदी के लिए तो आप शाम वाली क्लासेस देख लेना, पीछे 2-3 क्लासेस लगाई है, बस वही क्लासेस आपके लिए काफ़ी रहेगी। गुरु शिखर, अरे यार गुरु शिखर होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, अरावली की पूछी है उनमें, सीधी अरावली की जो पर्वतमाला है वो सबसे ऊपर वाली पूछी है, तो मैंने तो ऐसे गुरु शिखर लगा दिया है। लेकिन यहाँ पर प्रभा राव, करंट अफेयर के भी सवाल आपको 10 से 1 दिखाई दे रहे हैं। लोक आयुक्त कौन है, जस्टिस ID और जस्टिस प्रताप कृष्णा लोहारा, जस्टिस एल गुप्ता, जस्टिस ये आपके प्रयास इंटरफेयर। देखो यार जीके है ना, करंट अफेयर वाला जो चीज़ें हैं वो अच्छी आ रही है। मेरा भी, ये मुस्कान शर्मा जी कह रहे मेरा भी कल है एग्जाम। अच्छा मुस्कान शर्मा जी आपका भी कल है, बहुत बढ़िया, आपका भी कल है। अभी जो है सर जो है वो आपके लिए जीके के क्वेश्चन जो है वो लेकर आने वाले हैं, ठीक है। प्यारे साथियों जीके के क्वेश्चनों की अगर बात करी जाए तो आपके लिए वो लेके आने वाले हैं, यहाँ से देखेंगे अपने। आगे बढ़ेंगे। अरे ये रहा भाई पत्र लेखन, ये पत्र लेखन वाला भी क्वेश्चन रह गया था आपके सामने, तो पत्र लेखन कला कुछ करवाओ आओ सर। ये पत्र लेखन वाला भी क्वेश्चन आया था, और पत्र लेखन ठीक है, आवाज चालू कर लो। सर भी आ चुके हैं जीके वाले। और पत्र लेखन ये रात वाली क्लास का देखो, पत्र वाले 10 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें एक क्वेश्चन ये था, स्पष्टता थी, कलिष्ठता, संक्षिप्तता, सरलता, दूर। आपको ये कहा प्रमुख विशेषता उसकी स्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है, सरल होना चाहिए, और उसके साथ संक्षिप्त होना चाहिए। ए है, बी है, और उसके साथ में आपका ई है, तो ए बी ई ये रहा, ठीक है। ये रात को जो 9 बजे वाली क्लास है उसमें देख लेना, ये मिल जाएगा ऐसा ऐसा। तो मैं ये कह रहा हूँ रात जो मैंने क्लास ली थी ना, उस क्लास में से 5 से 6 क्वेश्चन आपके आए हैं। और सर आपने पेपर देख लिया होगा ना, आवाज आ रही? देख लिया मैंने बेटा, जीके बहुत नॉर्मल है, ज्यादा जीके टफ वाला प्रश्न नहीं है। एक आधा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हाई, थोड़ा सा लेवल अलग हो सकता है, बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल आए हैं। क्या क्वेश्चन टाइप कर दिए थोड़े? हाँ क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, इसी में से बता देते अपने, ऐसे फिर ऐसे तारतम्यता से आनंद नहीं आ रहा है? दोबारा लगा दो, दूसरा ये सेमी पारी है क्या, या अलग है? अच्छा तो वो डालो, तो वो डालो रुको। तो चलो अभी जीके वाला पेपर मेरा कहना ये है कि आज इसका
शिफ्ट में एग्जाम है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा। जिस हिसाब से हम फर्स्ट पेपर वाला देख रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता पेपर टफ है। इसमें जीके के 2-4 के 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दो तो बाकी सारे नॉर्मल क्वेश्चन हैं। सीधे सीधे पूछ रहे हैं पिछोला झील किस राज्य में स्थित है, चांदोली अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। नॉर्मल क्वेश्चन है। भारत का पहली महिला राज्यपाल कौन थी, लोकायुक्त कौन था, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल वगैरह वगैरह कितना होता है। तो नॉर्मल प्रश्न है बेटा, ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चन इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो टफ है। करंट भी पूछा तो भी वो नॉर्मल ही करंट पूछा, ज़्यादा डीप वाला करंट इसने भी नहीं पूछा है। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो सेकंड एग्जाम में पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, तो वो अपने हिसाब से नॉर्मल तैयारी रखोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब अपन लोग एक एक प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं कि कौन से प्रश्न की क्या क्या बात थी। तो चलो भाई चलते हैं, देख लेते हैं कौन से प्रश्न पे क्या क्या मामला दिया हुआ है। शुरुआत से ही चलते हैं। ये देखो, रामगंज मंडी सबको पता है, जो धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, सबको पता है, कोटा में स्थित है। तो कितना ही बाकी सारे प्रश्न, एक आधे प्रश्न को छोड़ दो, बाकी सारे प्रश्न नॉर्मल प्रश्न है। चलो, ये इसका आंसर कोटा तो था ही, ये कोटा में है ना। ये वाला रामगंज मंडी जो राजस्थान में धनिया शहर के नाम से जानी जाती है, वो कहाँ है, तो कोटा में है। और इसमें जीके का कौन कौन सा प्रश्न है, ये कि ये राजस्थान कृषि अनुसंधान शहर कहाँ है। तो देखो, कृषि अनुसंधान है वो कहाँ है, तो जयपुर के दुर्गापुरा नामक स्थान पे है। दुर्गापुरा जयपुर में है, तो दुर्गापुरा जयपुर में, तो जयपुर इसका आंसर सही है। नॉर्मल प्रश्न ऊपर वाला जी का पूछे, भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री जिसके बाप से दोनों कोलंबिया, ये कल्पना चावला है, सबको पता है, हरियाणा वाले कल्पना चावला। बहुत ईजी क्वेश्चन है, नॉर्मल है। अब ये कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम, ये कंप्यूटर का आ गया, और टेलीफोन वाला और कौन सा, भारत का पहला बार सबको उपग्रह पूछ रखा है, आर्यभट्ट, सबको पता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ वाले एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो आगे भी मेरे हिसाब से आगे वाले पेपरों में भी ऐसा ही प्रश्न आएगा जो नॉर्मल है। इसमें जी के कोई सा भी ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया। और कौन सा प्रश्न है, अनूप ने मन्नू ने कहा, मन्नू ने अनूप से कहा, ये रीजनिंग आ गई। और देखते हैं जीके का कौन सा ये हिंदी के आ गए। और कौन सा था, ये क्या पूछे, ठीक है आगे, अच्छा ये पहला है। इनमें से जो जीके वाले थे हमने वो पढ़ लिया। आगे चलते हैं, और कौन कौन से जीके वाले प्रश्न हैं जिनको हम देख लेते हैं, कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये आ गया पहला, प्राचीन उपग्रह आर्यभट्ट, भारत का सबसे पहला। और ये कल्पना चावला हो गई, जयपुर हो गया इसका आंसर, रामगंज मंडी कोटा हो गई। और कौन सा है, आगे चलते हैं। हिंदी वाला सबको पता है, 343 आर्टिकल में है, ये सर ने पहले ही आपको बता दिया, 300 आर्टिकल 343 एक में दिया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सी, कोई समय, हेमकुंड साहिब कहाँ से, ये अच्छा एक प्रश्न है। मैंने आपको पहले बताया ना कि ऐसे एक आधा प्रश्न हो सकता है। जो ये हेमकुंड साहिब है, ये से तो भारत के उत्तराखंड है राज्य के चमोली जिले में स्थित है वैसे तो, लेकिन ये कौन से हिमालय में पूछा गया। आप अगर भारत की ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको कि हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है। मैंने शायद नहीं पढ़ा, लेकिन अगर हम लोग इसका अंदाजा लगाए तो ये हमें कुमाऊं हिमालय का अंतर्गत मिलता है, क्योंकि उत्तराखंड कुमाऊं हिमालय का अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है। क्या चेंज नहीं, वही चल रहा है मेरे पास। तो इसका जो राइट आंसर था ना, वो कौन सा होगा, तो वो राइट आंसर डी होगा, है ना, कुमाऊं हिमालय में। कौन से, कुमाऊं हिमालय में। और देखते हैं, सेवन धामण करा दिए क्या है, सबको पता है भाई, नॉर्मल प्रश्न है। ये सारी के सारी घास है, जो सेवन घास जिसे धामण घास भी कहा जाता है, राठी गाय के लिए फेमस है ये, और जैसलमेर में पाई जाती है। बहुत नॉर्मल प्रश्न है। किस देश के सशस्त्र बलों को 2023 में उत्कृष्ट तो गोल्डन आवल सम्मान से सम्मानित किया गया। ये देखो, अगर इसने पूछा है कि किस देश को, तो ये श्रीलंका का राष्ट्रपति प्रदान करता है, मतलब श्रीलंका प्रदान करता है। मिला किसे है, तो भारत को मिला है। सी आंसर इसका सही था, है ना। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था, रितु बाहरी को नियुक्त किया था। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए, ऊपर वाले बेटा, ज्यादा टफ इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और मैंने तो पहले ही कहा था कि हाँ, कल एग्जाम है ना, वो ध्यान रखना, नॉर्मल क्वेश्चन है, दिमाग पर ज़्यादा लोड नहीं लेना, नॉर्मल बातें आपको याद रखना। जैसे इसमें पूछे, ये सबको पता है, जीवा संपारक अपने राजस्थान में, जीवा संपारक, आकलवुड फॉसिल पार्क, सरिस्का में थोड़ी है, या रणथंभौर केवलादी, ये तो टाइगर प्रोजेक्ट है, सबको पता है। नॉर्मल, कितना नॉर्मल क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान जी के बिल्कुल नॉर्मल डाला गया है ना। नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है, ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई से संबंधित परियोजना नहीं
नहीं है, ये यूआईडी है, ये इसका आंसर नंबर 1 था यूआईडी वाला, है ना। हाल ही में ये अच्छा प्रश्न है, ये करंट का प्रश्न है, श्रोमणी पुरस्कार 2023 हेतु किसे मिला है, तो आपको बताना आलोक शुक्ला जी को मिला था, ऑप्शन नंबर डी है। करंट का प्रश्न भी पूछा है ना, तो भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, वो भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है, तो वो शिवगंगा, ये भी नॉर्मल है, ज्यादा टफ वाला क्वेश्चन ये भी नहीं था, है ना। और कौन सा देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में मिलाया गया था, सबको पता है, एकीकरण वाली बात थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ, तो ये वाला है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन है। एकीकरण में तो राजस्थान की सारी रियासतों को मिलाया गया, सुविल्य पत्र का आपने जिस पर बीकानेर के राजा ने हस्ताक्षर किया था वो यही तो था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, है ना। ये हमने एकीकरण में खूब अच्छी तरीके से पढ़ाया था। कृषि में कौन सा संस्था कारक कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है, तो ये रासायनिक उर्वरक वाला है जो कृषि की उत्पादकता को प्रभावित करता है, ये वाला है। और नरमा किससे संबंधित है, सबको पता है कपास से संबंधित है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ वाला क्वेश्चन है ही नहीं, एक भी क्वेश्चन टफ वाला नहीं है इसमें। कंप्यूटर वाला आ गया, ये क्या पूछा, इनमें किसने प्रधानमंत्री ने प्राइम्स इंटरपेरस और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया है, ये आ गया। राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त कौन था, तो राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त आईडी दुआ था, नॉर्मल प्रश्न है ये भी, है ना। ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है। ज़्यादा मैंने आपको बताया कि बार बार ये कह रहा हूँ कि आगे वाले पेपर वाले बच्चे हैं वो उन्हें ज़्यादा लोड लेने की कतई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पूछा, सबको पता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी इनमें से पहले होता है वो इनका कार्यकाल होता है, इसमें भी कोई टफ वाला क्वेश्चन नहीं है, एक भी टफ वाला नहीं है। निम्नलिखित में राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, सबको पता है पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी पाटिल थी, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन होगी, तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल ये हो गई आपकी प्रतिभा देवी पाटिल, सबको पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी। आगे चलते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन आता है, ये है भारत में योजना आयोग। देखो योजना आयोग को वर्तमान में नीति आयोग कहा जाता है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015, लेकिन इसने योजना आयोग पूछा है ना, तो योजना आयोग 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, योजना आयोग 15 मार्च 1950, ये भी है। वर्गीज कुरियन किस रूप में जाना जाता है, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है, सिंपल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। का वृहद श्रेणी का उद्योग नहीं है, सबको पता है कि लोहा इस्पात सूती वस्त्र ये बड़े उद्योग है, वृहद श्रेणी के उद्योग है। खाद्य और ग्रामोत्थान वृहद श्रेणी के उद्योग नहीं है, डी नंबर ऑप्शन है, बिल्कुल छोटा है, ये भी छोटा है। चांदोली राष्ट्रीय उद्यान 2004 में चांदोली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, भारत के कौन से राज्य में, जी प्रश्न है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, बहुत ईजी है ये भी, ऊपर यानी मतलब जीके पूछा गया वो स्टेटी के रूप में पूछा गया। ये देखो किधर, ये भी करंट का प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, अच्छा प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार नौकरी में SC ST और OBC और EWS आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर देने की बात हुई थी, ये झारखंड का है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी सब में दिया हुआ है नॉर्मल क्वेश्चन। ये कौन सा दे दिया, अच्छा ये वाला कि निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद संसद के राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है। प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान 2 पारित निम्न में उपयुक्त चुने गए आर्टिकल संसद वाला पूछा गया है, इसमें ना आगे जिक्र करेंगे इसका। पिछोला झील राजस्थान की किस जिले में पाई जाती है, सबको पता है पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, सबको पता है राजस्थान का राज्य पक्षी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी सबको पता है गुरु शिखर 1722, नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी। काली सिंध का है झालावाड़ में है, तो सबको पता है भाई साहब झालावाड़ में। बाड़मेर में थोड़ी है काली सिंध, और काली सिंध तो गागरोन दुर्ग वहां किला है वो वाली बात है, तो इनमें से ऑप्शन काट के देख लो अगर नहीं पता तो। बाड़मेर में कौन सी काली सिंध तापी है, कौन सी बीकानेर में कौन सी, तो ऑप्शन काटते तो भी आसान था। बालाथल सबको पता है, बालाथल हनुमानगढ़ में। कालीबंगा है, अजमेर में कोई सभ्यता नहीं है। माउंट आबू सिरोही यहाँ एक सभ्यता है। वल्लभनगर उदयपुर में बालाथल सभ्यता है, बहुत ईजी प्रश्न आया। पृथ्वीराज रासो ने महोबा को पृथ्वीराज ने तुमुल के युद्ध में हराया था, तुमुल का युद्ध हुआ था 1182 में। इस युद्ध में इसने महोबा के राजा प्रमृतिदेव चंदेल को हराया था 1182। महोबा पर अधिकार कर लेता है पंजू रायन को, सब डिटेल से सारी बातें। उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक सहेलियों की बाड़ी पिछोला, सहेलियों की बाड़ी फतेह सागर झील के किनारे संग्राम सिंह सेकंड ने बनवाई थी, बहुत ईजी प्रश्न ऊपर वाला पूछा गया। भारत सरकार ने किस वर्ष भारत की नवीन आर्थिक
ठीक है, आगे देखो, आगे चलते हैं। आगे कौन कौन से प्रश्न है, किस मंत्रालय स्वच्छ या करंट का प्रश्न है, आगे देखेंगे हम लोग। पेरिस ओलंपिक में भारत किस स्थान पर, 71वें स्थान पर, सबने पता हो। किस राज्य में, आउटलुक पे आगे करंट का प्रश्न आगे चेक करेंगे इसको। और देख लेते हैं जीके, पुराने जीके में हमारे पास कौन कौन से प्रश्न आए। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति आर्टिकल 74 है ना, आर्टिकल 74 में दिया हुआ है। और देखते हैं जीके के कौन कौन से प्रश्न है। डीजल इंजन, डीजल इंजन ये हो गया, रीजनिंग का हो गया, रीजनिंग का हो गया, रीजनिंग रीजनिंग रीजनिंग। बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची, रीजनिंग रीजनिंग रीजनिंग। और ऐसा और क्या, भारत में नीली क्रांति कालावधि 1980 से 85 के बीच में पूरे देश में किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। राजस्थान पूरे देश में सबसे ज़्यादा, ऊन का सबसे ज़्यादा है क्योंकि गेहूं उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है, चाय दक्षिणी भारत में, चावल भी। तो भारत, राजस्थान सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादक है। ये भी आसान सही है कि जिसे जल और दोनों है, तो जल और इसमें दोनों, मेजा बांध, राम सागर, जवाई बांध, जवाई बांध, जवाई बांध, जवाई बांध, राणा प्रताप सागर बांध। सिंचाई और जल विद्युत, राणा प्रताप सागर बांध दोनों इंपॉर्टेंट है ना। किस कलाकार को बहरूपिया, जानकी लाल भांड सबको पता है, उदयपुर वाला बहुत फेमस है ये, उदयपुर वाला, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। और बताओ, सवाई जय सिंह की छत्री गेटोर, मूसी रानी की छत्री अलवर, गोपाल सिंह की छत्री करौली, सेठों की छत्री। इनमें अगर एक आपको आता है, जैसे मान लो मूसी रानी की छत्री अलवर में, यानी बी का 1 नंबर किस किस में, बी का 1 नंबर इसमें नहीं है, बी का 1 नंबर इसमें नहीं है, बी का 1 नंबर इन दोनों में से है। तो इसमें अपन एक और दे, सवाई जय सिंह की छत्रियाँ गेटोर में, यानी 1 का 3 नंबर किस में, 1 का 3 नंबर इसमें। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बस बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इजी सा प्रश्न है। इनमें से अगर एक बागड़ की मीरा किसे कहते हैं, गौरीबाई को कहते हैं, सबको पता है बागड़ की मीरा किसे कहते हैं, गौरीबाई। इजी इजी प्रश्न है, ज़्यादा टफ वाले है ही नहीं है, नॉर्मल है। कत्था किस खेर के पेड़ से, ये भी नॉर्मल प्रश्न है। कुल का वृक्ष, नॉर्मल नॉर्मल पूछा गया ज़्यादा। सिंधु नदी भारत की, सिंधु सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु की सबसे सहायक नदी, सिंधु की सबसे ट्रिब्यूटरी रिवर झेलम नहीं है मेरे भाई, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब है। ए नंबर ऑप्शन होगा इसका, कौन सी है, चिनाब नदी सिंधु की सबसे सहायक नदी है। एकीकरण के चौथे चरण में कौन कौन सी बड़ी बड़ी रियासतें मिलाई गई थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। 30 मार्च को गठन हुआ था ना। नेताजी सुभाष सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना कब और किस तारीख को की, 24 अक्टूबर 1943 है ना, 24 अक्टूबर 1943 को की थी। और कौन सा रह गया इसमें, और अच्छा ये बात कर लेते हैं, दिए गए विकल्प को सही। ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम माउंटबेटन योजना अधिनियम 10 अगस्त 1947, रॉयल स्वीकृति अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया गया। तो अगर इसमें हम लोग बात करें तो कौन कौन सा सही है, इसमें बी नंबर सही है, 10 अगस्त 1947, यानी कि ए बी 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 अमाउंट बी नंबर वाला सही है इसमें। एक तो ए बी सी 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया गया, तो ए बी सी यानी बी सी डी, यानी ये वाला सही है इसका, बी नंबर ऑप्शन बी सी डी। और कौन सा है, महाराष्ट्र प्रवेश कौन सा स्थिति में उत्थान होना चाहिए, महिला के रुचि में परीक्षण किया जाएगा, महात्मा गांधी की बात बोली हुई है। और कौन सा इसका, और देख लेते हैं भाई, और कौन सा है, अश्वगंधा, ये साइंस का प्रश्न है, अश्वगंधा वाला, अश्वगंधा वाला साइंस का है। प्राकृतिक रबर किसका, प्राकृतिक रबर इथेन इथेन इथेन। और चलो भाई आगे जीके के देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। तो जीके 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 और जीके का और कोई है ही नहीं है, इतनी है या ये क्या, चना राजस्थान में रबी की फसल है, बिल्कुल। तिलहन राजस्थान रबी और खरीफ दोनों में उगाए जा सकते हैं। कथन 1 और दोनों सही है, बिल्कुल सही है ये भी। निम्नलिखित में कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया व संग्रहित नहीं किया जा सकता, सड़क व वाहन कर राज्य सरकार, आय कर राज्य सरकार, कृषि व आय भूमि और संरचना कर, ठीक है, भूमि। और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है, भारतीय संविधान में अप्रमुख विशेषता को नहीं, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं, भारत में एकल नागरिक, दोहरी नागरिकता अमेरिका में। सहरिया जनजाति के बारे में, इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है, इसका ही देव पूजन करते हैं, किस हेरू बहरानी है। सहरिया दक्षिण राजस्थान में 12 जिले शहबाद में इनके चौहान डोडिया आदि जैसे गोत्र, ये एक मुखिया को तपाड़ा नहीं कहा जाता है, ये नंबर वाला गलत है, ए नंबर।
जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम आपको बताना। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली में, दिल्ली के बाद बिहार में, 1 नंबर दिल्ली, 2 नंबर बिहार, यानी सी के बाद क्या आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए। तो सी के बाद डी किस में, सी के बाद डी इसमें, तो इस ये वाला आंसर सही हो जाएगा और कोई समस्या भी नहीं है। और क्या सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, क्योंकि सीमांत गांधी फर्टियर गांधी सीमांत पर। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा किया गया, उनका नहीं है खिलाफत आंदोलन, खान अब्दुल गफ्फार का। देखो ये वाला नहीं है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में किसने किया था, तो भारत में नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, 2 नंबर बिल्कुल, डी नंबर ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि खिलाफत आंदोलन का भारत में नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु कहा जाता है। महात्मा गांधी तो बाद में कूदे थे, खान अब्दुल गफ्फार खान का कोई लेना देना नहीं है, तो ये याद रखना। और इसका अबू बकर जो पहला खलीफा था, भारत में प्रथम है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सन 1947 के 14 मध्य में प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से ये नाम दिया था उन्होंने, ट्रिस्ट विद डेंसिटी, ये नाम दिया था ट्रिस्ट विद डेंसिटी। ये नंबर 1 नंबर ऑप्शन नाम वाला सही है इसका उत्तर। और कौन सा है, और ये आ गया मैथ का छात्रों के समूह को, और क्या आ गया, आनंद मगन, आनंद में डूबा हुआ, आनंद मगन का मतलब, हाँ चुनाव आयुक्त कौन थे, तो चुनाव आयुक्त कौन थे, मधुकर गुप्ता। ये सबको नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया भाई, ये भी मधुकर गुप्ता वाला सही है इसका, मधुकर गुप्ता। और कौन सा इसका, मधुकर गुप्ता, मधुकर गुप्ता, राणे जगपत राम मरसिया, ये भी पिछली बार भी पेपर में आया था, राणे जगपत राम मरसिया वाला, महाराजा जगत सिंह के मृत्यु पर लिखी गई थी। अभी किसी पेपर में पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। कुचामणी ख्याल के बारे में, कुचामणी ख्याल लच्छी राम द्वारा शुरू किया गया, ये तो बिल्कुल सही है। चांद नीलगिरी राव रिदमल मीराम लच्छी राम द्वारा प्रमुख योबी से कुचामणी ख्याल का प्रमुख नाट्यशाल निष्पादित नहीं गया। इस ढोल में सारंगी सहनाई, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, यानी 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है, 1 नंबर वाला ऑप्शन, 1 नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चंद्र मीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआ ने कौन सा मेला शुरू किया, चंद्र मीणा वाला डिग्गी कल्याण जी को मेलो है, बी नंबर ऑप्शन इंगो सही है। पश्चिमी घाटों में सह्याद्री किसे नाम से, सह्याद्री तमिलनाडु वाला इलाका है जो पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री तमिलनाडु है इसका आंसर। और कौन सा, गोडावण कोयले, गोडवाना कोयले के बारे में आपको, पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, रानीगंज झारिया, ये सही है बिल्कुल। गोडवाना कार्बोनिफेरस का दामोदर घाटी में पाया जाता है, इसका क्या आंसर, निम्न में से कथन सही नहीं है। गोडवाना कोयले के बारे में, पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला नहीं है, ये वाला ऑप्शन नंबर 1 इसका सही नहीं है, बाकी सारे सही है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे, ये भी इसका बिल्कुल सही है, बी नंबर। और कौन सा है, किस बजट रेल में, आगे देखेंगे, धन उधार देता है, ठीक है, नकदी फसल। और बाकी सर आप देखो, बाकी बच्चे वो बाद में करवा देंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी आपके जो रीजनिंग और मैथ का जो सॉल्यूशन है वो झाम सर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। और पेपर का अगर स्तर देखा जाए तो पेपर का जो स्तर है वो बहुत ही, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई खतरनाक वाला हो, नॉर्मल स्तर है सर, बिल्कुल ज्यादा टफ वाला स्तर नहीं है पेपर का। जैसे अभी आप सर करवा रहे थे जीके वाले क्वेश्चन, जीके तो बहुत ही ऊपर वाला पूछा, ठीक है, और हिंदी बहुत ही आसान है, क्या पता मुझे आसान लग रही थी, पता नहीं। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आपको तो आते होंगे तब बात कर रहे होंगे, नहीं, ऐसा कुछ का लेवल था, ध्यान लेवल नॉर्मल है, ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना। आगे जिनका बच्चों का पेपर है ना वो नॉर्मल तैयारी करेगा तो भी आसानी से चल जाएगा, मैं काम मतलब 40% आसानी से जो तैयारी कर रहे थे ना उसी तैयारी से आप अपना जो आगे काम करते जाइएगा, आपका जो है वो बेहतर तरीके से आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रही बात अपने जो हिंदी वाले पेपर है, कल वाली क्लास, परसों वाली क्लास और 2-3 दिनों की क्लास देख लेना बस, उसके अलावा कुछ मत देखना, कोई चीज़ मत देखना, वो क्लास देख जाना, आपका यहाँ पे आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, जन दारू से रेपो रेट कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन है उनको भेजो सर, नंदू सर को, उनके वो वाले क्वेश्चन जो है ना, किसको, नंदू जी सर को कहो कि आप वाले क्वेश्चन करा दो, पॉलिटी के क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो पॉलिटी के जो क्वेश्चन है उनको अभी करवाया जाएगा आपके लिए। और ये जो पेपर जो है ये दूसरा हिसाब से अपने लगाया पेपर, ये वाला जो पेपर है वो आपका भी करवाया जाएगा। उसके बाद में मैं आपके लिए जो एक हिंदी का जो शेड्यूल है वो लेकर आता हूँ।
हिंदी की जो व्याख्यात्मक जो उनका जो स्टिक सॉल्यूशन जो है वो लेकर आएंगे। ये वाला जो पेपर है खिलाफत आंदोलन, ये किसका था, ये जो पेपर है, ठीक है, उसमें से आपको जो क्वेश्चन जो आपके लिए अभी मैथ और रीजनिंग के जो सर हैं वो अभी आपके लिए आ रहे हैं, वो मैथ रीजनिंग आपको करवाएंगे। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो बताओ आपका जो पेपर है वो कैसा यहाँ पे रहा है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं। तो प्यारे साथियों, मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन अभी आपके लिए होगा। फिर आपका जो अंग्रेजी का सॉल्यूशन है वो भी अपने अलग अलग तरीके से हम करवाने वाले हैं। तो इस सेशन को तो देखो चलने देते हैं अभी। और अभी पॉलिटी के क्वेश्चन किस तरीके के आए थे, अभी नंदू जी सर है वो आपके लिए पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आएंगे। और पॉलिटी जो है वो किस तरीके की आई थी और कैसे कैसे आपके प्रश्न पूछे गए थे, उनका जो सॉल्यूशन है वो करवाया। और मैंने आपको हिंदी के जो तमाम जो क्वेश्चन है उन तमाम क्वेश्चनों के ऊपर हमने बात करी थी। पत्र लेखन वाले जो क्वेश्चन थे वो किस प्रकार के थे वो हमने अच्छी तरीके से बता दिए थे। और विराम चिन्ह वाले क्वेश्चन कैसे आए थे उनको भी हमने अच्छी तरीके से जान लिया था। ठीक है, क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं क्या? ठीक है। और अभी रीजनिंग वाला जो पेपर है उस रीजनिंग वाले पेपर के क्वेश्चनों के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है ना? हाँ, और बताओ, अगर आप में से किसी ने पेपर दिया है तो वो बताइएगा जो है वो किस तरीके से आपका रहा है। ठीक है, पेपर जो है वो आपका किस तरीके से रहा है ये आप मुझे बताइएगा एक बार कमेंट करके। और अभी जो पॉलिटी के जो क्वेश्चन है, जो भारत का संविधान है, एक तो संविधान में भाषा वाला पूछा गया है। ठीक है, भाषा जो है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ पर भाषा जो है वो आपका अगर बात करी जाए तो हिंदी का जो राजभाषा का दर्जा मिला था वो अनुच्छेद 343 में आपका यहाँ पे है। एक क्वेश्चन तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था जो मैंने चलते चलते देख लिया था। फिर नीति आयोग जो है, उस नीति आयोग से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नीति आयोग जो है उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और लोकायुक्त से क्वेश्चन पूछा गया, एक निर्वाचन आयोग से करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो पूछा गया। यानी संविधान वाला जो मैटर है उससे क्वेश्चन जो है वो अच्छे खासे यहाँ पे आए हैं। ठीक है, हाँ। फिर देखते हैं अभी, और आ रहे हैं क्या सर? ये राजस्थान के 4 रियासतों का वृहत्तर राजस्थान का विलय, ये तो आपने अच्छे तरीके से कर ही लिया होगा। ठीक है, और ये जो है वो क्वेश्चन आपका जो मैथ और रीजनिंग का है। सर आपके लिए मैथ और रीजनिंग, सुनो, जाम सर ने भेजो जितना भी क्वेश्चन है, पेन ड्राइव ले जाओ, इसमें डलवाओ। सर आ जाइएगा रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन के लिए, जल्दी जल्दी आ जाओ। ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाओ। ये भी आपका चुनाव आयुक्त ये कौन था, ये भी क्वेश्चन था ना कि चुनाव आयुक्त है वो कौन था। ये मैंने अभी चुनाव के बारे में बताया था, 2023 में पूछा गया है। मधुकर गुप्ता है, अमर सिंह राठौड़ है, इंद्रजीत खन्ना है, या फिर NN भसीन है, ये आपके पूछे गया था 2023 का। राज्य का जो चुनाव आयुक्त है वो यहाँ पर कौन था? राज्य का मतलब यहाँ पर बात हो रही है अपने राजस्थान राज्य के चुनाव आयुक्त की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके चुनाव आयुक्त से, अपने देश के जो चुनाव है उसके बारे में बात यहाँ पे नहीं करी गई है, राज्य के जो चुनाव आयुक्त। ठीक है, ये अपने वाला है, कहाँ सा था? हाँ, तो ये आप चलाते रहना, लो आ जाओ सर, वो ले लो या ये ले लो। ठीक है, मैं वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन लेके आता हूँ, वो लगा लेते से, लो। दो गड्ढा भी रखा चाहिए। हेलो, हाँ जी, वॉइस क्लियर है सर? वॉइस क्लियर है? ओके एकदम।
हाँ पॉलिटी पे देखिए अपना। पॉलिटी पॉलिटी यार लोड नहीं हो रहा ये। हाँ जी, पहला प्रश्न पॉलिटी का। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट या प्रिंसिपल सीट दो ही है अपने, जोधपुर और उसकी ब्रांच कहाँ, जयपुर में। मुख्य सीट जोधपुर में, जोधपुर हाई कोर्ट, जिसे राजस्थान हाई कोर्ट बोलते हैं। अगला है राजस्थान की चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता साहब। अगला प्रश्न पॉलिटी का है। हाँ जी, 10 नंबर। केग का कार्यकाल से ही आप निकालो सीधा ही पहला ही। केग का कार्यकाल 6 वर्ष। नियुक्ति सही नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कन्फर्म है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ए श्योर सही है, डी श्योर सही नहीं है। तो जिसमें ए नहीं है, ए 100% सही है। ये आंसर है, बिल्कुल इजी। सिर्फ एक फैक्ट से अपना आंसर आता है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ये श्योर सही है ए। अपना आंसर इतने से ही बन रहा था। क्वेश्चन मुश्किल नहीं कहा जाएगा इसे, बिल्कुल साधारण प्रश्न है। आगे अपना प्रश्न संख्या 54। अगर ये पेज नंबर पे जंप कर जाए तो ठीक है, सीधा वहीं 54 पे ही मिले अपने को, है ना। पेज जंप नहीं कर रहा है। हाँ जी, अब ठीक है, स्पीड बनी है कुछ। क्वेश्चन 54। संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषताएं अपने नोट से। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अरे क्या है? क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? कुछ भी आपको इस प्रश्न में याद हो नहीं हो, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल साधारण और याद करने वाली, बिल्कुल समझने वाली, बिल्कुल साधारण बात थी कि हमने इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस किया था कि कोई भी भारतीय नागरिक सिर्फ भारत का नागरिक होता है, राज्य की नागरिकता नहीं होती। आप में राजस्थान के नागरिक हैं नहीं हैं, हम भारत के नागरिक हैं। भारत में एकल नागरिकता है। और इस प्रश्न को आने की या इस आंसर के सही होने की संभावना पहले भी व्यक्त की जा रही थी कि यही आएगा और पूछा जाएगा, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत में अभी नागरिकता का
एकल नागरिकता का ही प्रावधान है, दोहरी नागरिकता है नहीं। और टॉपिक में दिया था तो इससे प्रश्न बनने की संभावना पूरी पूरी थी, और ये आपका वैसा ही प्रश्न आया है। आगे आपका प्रश्न देखिए। सूरज सर, सूरज सर, सूरज सर, मार्कर ओनली 66। हाँ जी, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट बाय सुभाष चंद्र बोस, कौन सी? 21 अक्टूबर। इस प्रश्न को आप थोड़ा सा मान सकते हैं, साधारण नहीं है, डीप स्टडी का प्रश्न था, अच्छा प्रश्न है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अंदर अस्थायी सरकार की घोषणा की थी, गठन किया था। अच्छा, अब अगला प्रश्न अपना, इस प्रश्न को आप साधारण औसत से उच्च दर्जे का कह सकते हैं, ये अच्छा प्रश्न है। 4 जुलाई को पेश हुआ, अगले ही दिन 5 जुलाई को पारित हुआ, और 18 जुलाई को इसको रॉयल स्वीकृति प्राप्त हुई थी। अच्छा और गहरा प्रश्न कह सकते हैं आप, सीईटी या यूं कहें कि फर्स्ट ग्रेड आरएस या यूपीएससी प्रीलिम्स तक के इस तरह का प्रश्न है ये। तो 18 जुलाई को स्वीकृति प्राप्त होती है, तो सी आंसर गलत हो जाता है अपना, और सी गलत होते ही आंसर सी सी सी, तीनों में सी सी है, और सी श्योर गलत है, तो आंसर कौन सा बनता है? ABD। आसान सा तरीका, एक फैक्ट से हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छे इस तरह का कह सकते हैं, सी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे इस तरह का प्रश्न था। आगे चलें भाई, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? 101। तब तक चलो फटाफट, 3-4 क्वेश्चन है सर। राम सर, ये लगाओ। राजस्थान के लोकायुक्त, जल्दबाजी में करो तो गलत करके आ जाओ, सीधा लोकायुक्त पढ़ो, प्रताप कृष्ण कराओ। राजस्थान के प्रथम पूछे हैं, ID दुआ सर राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त रहे हैं ये प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 102। अच्छा, ये प्रश्न बिल्कुल अयोग्य प्रश्न है, और आयोग के प्रश्नों में सबसे अच्छा क्वेश्चन था राजस्थान के मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार आयोग के सदस्य अध्यक्ष का कार्यकाल से संबंधित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर है 3 वर्ष और 70 वर्ष। ये अभी संशोधन किया गया था पिछले थोड़े समय पहले, तो संशोधन की वजह से ये संभावनाएं बनी थी कि प्रश्न यहाँ से आएगा, और आता है। कार्यकाल बाकी क्या मिलता है? 5-65, 5-70, मतलब 5-65 ही मिलता है जनरली तो, लेकिन कभी हो तो 6 वर्ष मिल जाता है। 3 वर्ष का कार्यकाल, और इधर बढ़ा के 70 भी था, तो ये प्रश्न उस दृष्टि से अच्छा प्रश्न था। आगे अपना प्रश्न है 110, 11 और 46। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक है, सिंपल प्रश्न था, अनुच्छेद वाले नोट्स में से सीधा प्रश्न है ये। ठीक है, भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत के योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, ये प्रश्न आपका। अब इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया,
तो नीति आयोग का भी एक प्रश्न आया हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर 146। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आना ही था, यूं मान लीजिए हर परीक्षा में जब कभी भी राज्यसभा से संबंधित कुछ भी अच्छा प्रश्न आएगा, ये प्रश्न श्योर आएगा। 2 ही आर्टिकल राज्यसभा के विशेषाधिकार से संबंधित बता रखे हैं, कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312। ये राष्ट्रहित में राज्य सूची में शामिल विषयों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना बोल देते हैं सीधा ही, ठीक है। और इसे राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर देते हैं। कौन सा अनुच्छेद 249 और 312 भी इसका विशेषाधिकार है, बिल्कुल है। यह किसका है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे IAS IPS है ना, तो उस हिसाब से 146 का आंसर आपका डी है। और ये भी राज्यसभा का विशेष अधिकार है, लेकिन ये अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है। और 249 राष्ट्रीय महत्व के विषय घोषित करने से संबंधित है। पॉलिटी के प्रश्न बहुत बढ़िया, अच्छे और एज इट इज प्रश्न थे। एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के थे। नहीं, पॉलिटी कंप्लीट हो गए सर। चलो मुंदे दो माइक। तो भाई अभी अपने शुरू करेंगे मैथ और रीजनिंग जो है। आप लो ना, आ जाओ तो मेरे तो और क्या। अभी हम बात करेंगे, आपके सामने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, उनकी पीपीटी मैं आपके बीच में इंस्टॉल कर रहा हूँ। झामसर रेडी हैं और अभी आपके लिए जो क्वेश्चन है पेपर सॉल्यूशन के नाम से, पेपर सॉल्यूशन, अच्छा वो मैंने डाली नहीं इसमें, ठीक है। अभी अपने करते हैं शुरू पेपर सॉल्यूशन वाली जो है। तो एक बार सारा बने रहियो सेशन में। और अभी मैं पेपर सॉल्यूशन जो है मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, सर आ जाओ तो आप बच्चों के सामने आ जाओ। जाम सर अभी आपके लिए लेके आने वाले हैं। जाम सर सुन पा रहे हो मुझे? आ जाओ, बच्चों के सामने आ जाओ, मैं थोड़ा बच्चों को रूबरू करवाता हूँ आपसे, ठीक है। यहाँ पे जो आपके लिए मैथ और रीजनिंग का जो पार्ट है वो अभी आपके लिए झाम सर जो है वो करवाने वाले हैं, ठीक है। और अभी इस स्लाइड में से आपका पेपर सॉल्यूशन ये वाली जो PDF है वो लग जाएगी। और ठीक है, अभी हम बात करेंगे, ये जो आपका पेपर सॉल्यूशन जो है, ये लो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए यहाँ से शुरू हो रहा है इस प्रकार से। आ जाओ सर। ये वाला, ये आपका क्वेश्चन नहीं है क्या? हाँ, ये नहीं है, साइंस का ही है। वयस्क मानव दंत शुद्ध, डेंटल वाला। डेंटल साइंस वालों का है, छोड़ दो तो आप वाला है, छोड़ दो। ये तो है कि रक्त आदान, ये भी साइंस है। साइंस वाला चेप रखे गुरु जी, कोई नहीं, ये तो होगा। अरे साइंस वाले लगा दिए क्या सर ने? ये स्टेटमेंट कार्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये है क्वेश्चन। आ जाओ। तो अभी झाम सर जो है वो आप आ जाओ सर, आ जाओ। हाँ जी, तो आपका पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा, मुझे उम्मीद है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि O इज रिटर्न एज L, O को L लिखा जाता है, दिया हुआ कोड दिया O इज रिटर्न एज L। और पूछा क्या है, व्हाट इज, अपने को पूछा क्या गया है? पूछा गया कंपनीज के बारे में। तो कंपनीज के बारे में अपन यहां लिख ले, शॉर्टकट यही है इसका कि इसका कोडिंग इसी के अंदर है, कंपनीज के बारे में। तो अपने को ये देखना है I एज A, तो I एज A, तो यहाँ पे I यहाँ पे है और ये A दिया हुआ है यहाँ पे।
यहाँ भी ए है, यहाँ पे ए नहीं है, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही फेल हो गए। इसका मतलब या तो ये होगा या ये होगा। अपन ने बीच में से कोई एक उठाया, ये नहीं है कि अपन पूरा देखेंगे। अब अपन एक का चेक कर लेते हैं, एम को चेक कर लेते हैं। वेयर इज एम? एम एज आई, एम एज आई। तो यहाँ पेपर में कुछ दिख नहीं रहा है, एम एज आई। तो यहाँ पे एम अपने पास यहाँ पर है तीसरे नंबर पर और आई यहाँ है। इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे आपको सिर्फ कोड को देख के आंसर लगाना था। तो जैसे सी का कोड, अगर मैं पूरा बात करूं, मैंने आंसर तो टिक कर दिया है, पूरी बात करूं तो सी कोड को यहां पे लिख लीजिए। इन अ सर्टेन ओ एज एल, ए एज एच, एम एज आई, एस एज एफ, एन एज टी, ई एज एस, आई एज ए। अब इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। पी एज जी, सी एज ई। यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका सी आपका ई है यहाँ पे ई है। ओ इज व्हाट? ओ एज एल, एल आपका यहाँ पे है। अगर मैं यहां मिटाऊं तो एल यहाँ पे है। इस तरह से आप देख सकते हैं। ई एज एस, ई एज एस, कंपनीज ई को क्या कोड किया गया यहां पे? ई को यहां देख लेते हैं, सी एज ई एंड सी एज ई। तो यहां पे सी एज ई कहां लिखा अपन ने? सी एज ई, यहां पे सी एज ई को लिखा हुआ है। तो ये अपना ऑप्शन यहां बैठ जाता है। तो दिस इज द राइट आंसर। तो ये आपने देखा होगा कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही सरल सवाल था ये। अब यहां पे आ रहा है नो एप्पल इज बनाना। कोई एप्पल बनाना नहीं है, मतलब वो कह रहा है कि कोई भी एप्पल बनाना नहीं है। नो एप्पल इज बनाना, ये एप्पल है और ये बनाना है। नो एप्पल इज अ बनाना, तो कोई एप्पल बनाना नहीं है। सम बनानास आर ग्रेप्स, कुछ बनाना ग्रेप है। तो एक तो फिगर ये बनेगी सम बनानास आर ग्रेप। एक ये एप्पल हो गया, ये आपका बनाना हो गया, और ये ग्रेप्स यहां भी आ सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती है, पॉसिबिलिटी आ गई। जहां पॉसिबिलिटी आ गई तो वहां अपने पास पॉसिबल की बात आ रही है। वो कहता है बोथ नो एप्पल आर ग्रेप्स, नो एप्पल आर ग्रेप्स इससे सही है, पर सम एप्पल आर ग्रेप्स हो रहा है। तो अकेला ये नहीं हो सकता, गलत है ये। ऑल एप्पल आर ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी। वो कह रहा है कोई भी सेब केला नहीं है, कोई भी सेब केला नहीं है। केला ये रहा, कोई भी सेब केला नहीं है। बनाना, कोई भी सेब केला नहीं है, यहां दिया हुआ है। नो एप्पल आर ग्रेप्स, यहां पे आपका अलग दिया हुआ है शायद। नो एप्पल आर ग्रेप्स, नो एप्पल इज बनानाज, नो एप्पल इज बनाना ये रहा। नो एप्पल इज बनाना, नो एप्पल आर ग्रेप, नो एप्पल आर ग्रेप्स। दिस इज कंक्लूजन। सॉरी, दोबारा करते हैं इसको। नो एप्पल इज बनाना, तो ये कोई भी एप्पल बनाना नहीं है, कोई भी एप्पल बनाना नहीं है, हमने बना लिया। सम बनानाज आर ग्रेप्स, सम बनानाज आर ग्रेप्स, यहां ग्रेप है ये वाला। तो ये सम बनाना भी हो सकते हैं और दोनों में भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। दो फिगर बनेंगे ये एप्पल बनाना ग्रेप्स, एप्पल बनाना ग्रेप्स। तो यहां पे क्या दिया है? नो एप्पल आर ग्रेप्स, नो एप्पल आर ग्रेप्स यहां से सही लग रहा है, पर यहां ग्रेप में सम है, इसलिए अकेला ये सही नहीं होगा। यही मैंने बोला, अकेला ये सही नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी बन रही है कि कुछ एप्पल ग्रेप्स हो सकते हैं। ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे एप्पल अंगूर है, ये एक पॉसिबिलिटी है। मतलब सेकंड वाला अपने को सही है,
तो ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज फॉलो, नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकेंड नहीं होगा, सेकेंड इज फॉलो। तो क्योंकि कुछ अंगूर होने की संभावना है, सभी से संभावना में आ रहा है कि संभावना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो हम आगे बात करते हैं पेपर में। एक और क्वेश्चन आ गया है। अनूप ने मुन्ना से कहा, अनूप टोल्ड मुन्ना, yesterday I defeated the only brother of the daughter of my grandmother। तो पहली बात तो ये ब्लड रिलेशन का है। तो वो कह रहे हैं अनूप ने मुन्ना से कहा, ये अनूप है, ये मुन्ना को बोल रहा है, ये मुन्ना है अपना, आप भी मुन्ना जैसे ही हो। तो ये अनूप ने मुन्ना को कहा, क्या कहा, कल मैंने अपनी दादी, तो देखिए दादी क्या होती है, आपकी ग्रैंड मदर है, तो आपके पिता ये रे, ये फादर होंगे, उनकी मां जो होगी वही ग्रैंड मदर होगी। मतलब हम कहते हैं दादी कौन होगी, पिता की मां, पिता की मां दादी होगी, पिता की मां। ये कल मैंने अपनी दादी की पुत्री, दादी की पुत्री, तो ये अगर मान लो बेटा है अपनी मां का, ये उसका बेटा माना, तो यहां पे ये पुत्री है तो ये बहन होगी, मतलब ये अनूप की बुआ हो गई। और किसको हराया, पुत्री के इकलौता भाई, तो इकलौता भाई तो यही हुआ, इसका मतलब अनूप ने अपने पिता को हराया, पिता को हराया, फादर को हराया। ये आपका आना चाहिए पिताजी को, ये बच्चे ने बिल्कुल सही किया है, पिताजी को हराया, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो रहा है। पॉसिबिलिटी वाले सवाल में हो सकता है। अब अपन आगे चलते हैं। यहां पे भी एक क्वेश्चन आ रहा है, सचिन, कमल, मोहन, अरुण, राम, ये है, तो ये कितने दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, सचिन, कमल, मोहन, अरुण, राम, 5 दोस्त हैं ये आप 5 दोस्तों के आपको नाम याद रखने हैं। सचिन इज शॉर्टर देन कमल, तो यहां सचिन को ले लो, यहां कमल को यहां ले लो, सचिन इज शॉर्टर देन कमल, गड़बड़ हो गया। वो कह रहा है सचिन का कद कमल से छोटा है, तो कमल को लेना पड़ेगा पहले, सचिन इज शॉर्टर देन कमल, ठीक है बिल्कुल। सचिन जो है वो कह रहे हैं आपका सचिन का कद कमल से छोटा है, कमल से छोटा है, पर राम से बड़ा है। कौन, सचिन इज शॉर्टर देन कमल, सचिन कमल से छोटा है, बट टॉलर देन राम। कौन, सचिन, तो राम यहां आ गया, तो अपने पास सचिन है, कमल है, मोहन, अरुण और रह गए। अब मोहन अरुण के बारे में और बात कर लेते। अरुण का कद कमल से थोड़ा कम है, अरुण का कद कमल से थोड़ा कम है, कमल से थोड़ा कम है अरुण, यहां आ गया, थोड़ा कम है अरुण का। और सचिन से थोड़ा बड़ा है, तो देखो सचिन से बड़ा भी हो गया, यहां बैठ गया बात। और यहां पे अरुण आ गया, सचिन, कमल, मोहन, मोहन कहाँ है, तो 5 दोस्त कमल, मोहन, अरुण। सचिन का कद कमल से छोटा है पर राम से बड़ा है, सचिन का कद कमल से छोटा है पर राम से बड़ा है। मोहन का कद सबसे लंबा है, मोहन का कद सबसे लंबा है, अपने पढ़ाई नहीं, सबसे लंबा मोहन हो गया, मोहन का कद सबसे लंबा है। तो वह कहता है कद में दूसरा सबसे बड़ा कौन है, कद में दूसरा सबसे बड़ा कमल है। ये आपके एक बच्चे ने भी लगाया है, कमल आज द राइट आंसर, बिल्कुल सही लगाया।
अब देखिए इंग्लिश अल्फाबेट डिक्शनरी आ रही है, डिक्शनरी के अंदर हमें देखना पड़ेगा। ये एम आपका 13 पर, ये 13 पर, ये आपका 1 पर, ये आपका जी आपका 7 पर, ये आपका 9 पर, ये आपका 3 पर, ये आपका 2 पर, ये आपका 12 पर। तो ये 13 1 7 एम के मतलब एम सब में आ रहा है, 13 पे आ रहा है, ए सब में आ रहा है, सब में आ रहा है, जी 7 पे आ रहा है, जी 7 पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, जी आ रहा है 7 पे, इसमें भी आ रहा है। तो ये कहते हैं फर्स्ट नंबर पे अपन एन आ रहा है आपके 14 पर, यहां पे आई आ रहा है, यहां एन आ रहा है, इसका मतलब आई फर्स्ट नंबर पे, तो ये लग गया अपना फर्स्ट नंबर इज क्लियर। नाउ द प्रॉब्लम इज सिर्फ दूसरे नंबर को देखना है। एन यहां पे भी है, एन यहां पे भी है, ई यहां आ रहा है, ई यहां आ रहा है, पर ई के बाद में यहां पे मैग्नीफाई में आपका पहले ये 5 एम आ गया, ए आ गया, जी आ गया, एन आ गया, तो एम आ गया, ए आ गया, जी 4 सब बिल्कुल बराबर है। ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा, तो ये मैग्नेटिक, ये आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा, क्योंकि वहां तो टी आ रहा है, टी आपका 20 कप चाय पीते हैं, 20 नंबर पे आएगा। तो ये जो आंसर लगाया है बच्चे ने, सी इज द राइट आंसर। ऊपर हो जाओ भाई। इशारे शायद जीके के आए। नीचे आ जाइए, आ जाइए। ये सवाल देखिए आप, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90। ये रेक्टेंगल आयत ऐसा होता है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है। पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज 90, ये 90 दे रखा है। लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, तो अपन यूं मान ले लेंथ आपकी 2 है तो ये ब्रेड्थ 1 है, डबल हो गया यार। इसका मतलब यहां पे अपना एरिया इज, तो यहां पे लेंथ जो है वो 2 है, ब्रेड्थ 1 है, बराबर 90। तो 2 × 3x बराबर 90, 6 कम 6, x की वैल्यू 15 आ गई। तो यहां पे अपने 2x माना, ये 30 हो गया, यहां पे 1x माना, ये 15 हो गया, 15 3 45, 450 आ रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। यहां पे बहुत ही इजी सवाल है, क्योंकि पेरीमीटर की बात की गई। पेरीमीटर मतलब चारों भुजाओं का जोड़, रेक्टेंगल का 90, तो चारों भुजाओं का जोड़ ये रहा। अब कल को ये आपका विकर्ण पूछ ले, डायगोनल पूछ ले, तो आप ये l² + b² लगा सकते हैं। एरिया पूछ ले, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लगता ही है। पेरीमीटर है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये आपका लगा। तो ये इससे पहले देख लेते हैं क्या सवाल रह गया। सर को बुलाएं, थोड़ा नीचे नहीं हो रहा ये। सवाल निकल गया, शायद प्रॉब्लम आ रही है इसमें। हाँ ये देखिए, ये सवाल निकल गया था, ये नीचे नहीं हो रहा था थोड़ा। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स स्टैंड इन अ सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन में खड़ी है। वन गर्ल इज 19 इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड, दोनों साइड से एक लड़की 19 नंबर पे है। तो यार मेरे 2 स्थान नहीं हो सकते ना, मैं यहां से भी बाएं से भी 19वें में हूं और दाएं से भी 19वें में हूं, तो दोनों स्थान तो मेरे नहीं हो सकते। तो मैं ये कहूंगा 19 दूना 38, दोनों स्थान में से एक घटा दे तो 37 टोटल लड़कियां होगी। तो 37 यहां पे एक बच्चे ने लगा रखा है, दिस इज द राइट आंसर। तो ये भी अपना सही है।
क्योंकि ऐसे आएंगे आपके कि ऊपर से मैं 10वें नंबर पे हूं, नीचे से मैं 11वें नंबर पे हूं, तो आपको दोनों नंबर आपके नहीं हो सकते। 10 और 11 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे आप, तो आएगा टोटल आपका। फ्रॉम ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी था। अब देखिए, यहां पे 2 फिंगर से चलेगा ये कह रहे हैं, थोड़ा कंप्यूटर में प्रॉब्लम है या शायद कोई गड़बड़ है। इनकम ऑफ ए एंड बी 6000, ए बी 2 जने हैं, उनका इनकम 6000 है, लिख लिया अपन ने। बी और सी की 5500 है, बी सी की 5500 है भाई, लिख लिया। बी एंड सी इनकम इज 5500, ए एंड सी इज, ये दिया नहीं हुआ कितना है भाई, 5250 यहां दिख रहा है। ए एन सी 5250, ये आपने देखा 0 5 5 2 7 5 5 15 16,750 आ गई। किसकी आई है? तीनों की आई। आपने कहा सर डबल डबल क्यों नहीं किया? डबल डबल करता फिर 2 से काटता, कोई फायदा नहीं है। तो तीनों का जोड़ आ गया ये एबीसी का। अब अपने को एवरेज दिया हुआ निकालना किसका है? एक ही मासिक आय क्या होगी? तो बीसी का क्या डबल कर दीजिए, 5500 का डबल कर दें, क्योंकि बी और सी का औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है, 2 जनों का एवरेज। 5500 दूनी क्या हो गया आपका? 11,000 हो गया। 11,000 माइनस कर दिया 16,750। टोटल देख लीजिए वापस से, 5 7 5 3 15 1 16, 16 में से 11,000 चले गए, 0 गया, 5 गया, 7 गया, 6 में से 1 गया, 5, 5,750। ये ए इज द राइट आंसर। ये आपका ए का आ गया। बहुत ही इजी आपका है, पेपर बहुत इजी आ रहा है। ये फिर एक क्वेश्चन आ गया मैथ्स का। ए बोरोज अ सम ऑफ रुपीज 2000, ए 2000 रुपए उधार लेता है फ्रॉम हिज फ्रेंड बी, बी से लेता है 31 दिसंबर 2011 को। तो दिसंबर में आपके क्या है? 31 दिसंबर को लेना, लास्ट डे पे। तो अपने को 2 डेट छोड़नी होती है, या तो शुरू वाली या लास्ट वाली, जब भी हम जमा कराते हैं। तो 31 को तो ले ही रहा है, आगे 8% ब्याज है, तो 8% इंटरेस्ट हो गया। और रिटर्न इन 1 ईयर, 1 साल में करना है तो 8% ही ब्याज लगेगा, क्योंकि रेट इनटू टाइम टोटल मिला के इंटरेस्ट आ जाता है। एक गेट्स इनटू पोजीशन ऑफ रिटर्निंग द मनी ऑन जुलाई 2012, कितनी जुलाई को? यानी लिखा हुआ 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को कर रहा है, और 2012 लीप ईयर है, तो टोटल 6 महीने हो गए, 6 मंथ्स हो गए। 2,000 रुपए आधे साल के लिए, 6 महीना मतलब आधे साल, 8% पर। तो टोटल मिला के आप टाइम और रेट को यही ले लेते, 8 इंटू आधा, 4%। तो 4% सीधा ही ले लेते, इतना करने की जरूरत क्या है? 8 इंटू आधा करते, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई, तो परसेंट बताता है। 4% इसका 1% क्या हुआ? 20, 4% क्या हुआ? 80। 80 इज द राइट आंसर। अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे कि हाँ जी टाइम वेस्ट होएगा आपका, 2000 इंटू आधा इंटू 8 बटे में 100, 2 चौके 8, 100 से गया, 20 चौक 80, तब भी आपका 80 आंसर आ रहा है। तो बहुत ही इजी है, हलवा सवाल है, इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट पे है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताए तो मैं आपको P इंटू आर इंटू टी बाय 100, और जो आपका निर्भर करता है वो रेट और टाइम पे ही करता है। रेट और टाइम का मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू आधा 4%, 4% सीधा ले लो आप, 2000 का 4%, 20 चौक 80, बोईजा। और ये सवाल बहुत इजी है, हलवा है ये सारे के सारे। तो ये देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। राकेश स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। राकेश जो कमाता है उसका 80% खर्च कर देता है। मान लो कमाता 100 है, इनकम आ रही है 80 एक्सपेंडिचर है, या 80 एक्सपेंडिचर है प्लस 20 सेविंग हो गई। तो आप चाहें तो ये ऐसे कर सकते हैं, हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 14%। तो अब देखो यहां पे 1%, 114 हो गई, एंड सेविंग डिक्रीज बाय 15%।
तो 15% सेविंग डिक्रीज हो जाती है, सेविंग डिक्रीज हो गई तो अपने क्या कहते हैं, सेविंग में डिक्रीज हो गया 15%। अब आपका 1% क्या हुआ, 1% क्या हुआ, 1% इसका 0.2 हुआ, तो 15% क्योंकि 10% 2, 1% 0.2 15%, 15 दूनी 30, तो एक के बाद 0.3 मतलब 17 हो गई है। 15% अगर निकालेंगे आप ऐसे निकालेंगे 20 × 15 बटे में 100, फिर आप 0 से 0 काटेंगे, 15 दूनी 30, 30 निकालेंगे 10 करेंगे 3 आएगा, तो यही हो गया। तो 100 अब एक्सपेंड वो क्या कह रहा है, उससे खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, खर्चा कितना बढ़ा, तो ये यहां से माइनस हो जाएगा। 114 में 17 माइनस गया, खर्चा कितना बढ़ेगा देखते हैं। 14 में 7 गया 7, और यहां पे आपका 10 आ गया, 1 97 आ गया यहां पे। अब इसको आप जोड़ लो, ये आ रहा है 7 दूनी 14, 1 9 1 10 11, बिल्कुल सही है। तो 80 से 97 हुआ, मतलब खर्चा बढ़ा कितना 7 बटे में 80 × 100, 0 से 0 गया 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 7 पंजे 35 बटे में 4, 4 निम 36 होता है, 9 के नजदीक करीब आ रहा है। 7 बढ़ाना 80 पे 100, 0 से 0 गया 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35 बटे में 4, 4 कहीं गड़बड़ लग रहा है कुछ। राकेश स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, 80 किया। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 14%, 14 से बढ़ा दिया, एंड सेविंग डिक्रीज बाय 15%, तो जितनी सेविंग है उसका 20% घटा दिया अपन ने। तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ये दोनों अपन ने घटाया तो ये 17 आ रहा है। 17 माइनस किया तो एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, 17 पे अपने 97 एक्सपेंडिचर। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, 80 से 97 हुआ। अगर अपन रेशो से भी करें इसको तो भी यही आना चाहिए भाई। 0 0 काटा अपन ने यहां से, 20 से कम 20, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 4 1 आ रहा है। तो यहां पे अपन ने यहां पे 14% बढ़ाया, 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 पंजे 70। यहां पे 15% घटाया 15, और यहां पे x हो गया 70, और ये 15 85 बटे में 4। तो अपन ऐसे करें, शायद उसमें कहीं गलती रह गई। 4 एकम 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 21.25, दिस इज द राइट आंसर। आपने कहा सर उसमें 100 में क्या गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। असराम स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, 80% स्पेंड करता है, खर्चा करता है, 20% बचाता है, बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सही है। एंड इनकम इंक्रीज बाय 14%, अपन ने 14 बढ़ा दिया था बिल्कुल, और सेविंग डिक्रीज बाय 15%, तो 15% से अपन ने सेविंग डिक्रीज कर दी थी, तो 20 का अपन 1.2, 15 दूनी 30, 3 17 हो गया था, और 97 7 दूनी 14, 1 9 1 10 1 11, 114 इनकम हो रही है। तो अब अपने वो क्या है, उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये खर्चा यहां बचा 80 90 17 आएगा, यहां पे गलती करी है अपन ने, इससे भी आ रहा है 17 आएगा भाई, ये 17 आएगा। ये भी सही मेथड है, ये भी सही मेथड है, दोनों मेथड सही है। मैंने तभी कहा गड़बड़ कहां हो गई भाई, 17 5 85 आएगा, देखा ये 85 और ये 85, थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ हो गई, वरना आंसर इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, दोनों से सेम आएगा, गलत नहीं आ सकता। अब हम आगे की बात करते हैं। ये आ गया
कि साहब 60 के बाद 45 आ रहा है, पता नहीं कितना कम है, अब देख लेते हैं, 15 कम है शायद। 45 के बाद 32 आ रहा है, 3 ये हो गया, तो 45 में 3 13 कम हो गया, 15 13, 32 के बाद 21 आ रहा है, तो 21 और 13 में करें तो क्या 11 कम हुआ, तो 15 आ गया ऑड नंबर, 13 ऑड नंबर, 11 ऑड नंबर, विषम संख्या 9 आएगी। तो 21 में से 9 कम कर दिया भाई, 11 में से 9 गया, 10 11, मेरे ख्याल से 12 इज द राइट आंसर। 12 कहीं दे रखा है यहां पे, 12 ये बिल्कुल सही ऑप्शन में 12 इज द राइट आंसर, तो 12 इज द राइट आंसर। अब इसके अंदर अपन आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। यहां पे क्या डायग्राम है, यहां पे दिख रहा है ये 1, ये फिर 2, यहां पे कुछ मिक्स कर दिया बच्चे ने, 2 आया फिर 1 आया, 4 आया फिर 2 आया, 2 में चेंज हुआ फिर 1, रोटेशन। यहां कुछ क्लैरिटी नहीं है डायग्राम में, बहुत घुचपिच किया हुआ है। आगे चलते हैं। इनमें तो ये तो आपको चारों ऑप्शन में लगा के देखने पड़ेंगे। जहां सी है वहां डिवाइड लगाना पड़ेगा, जहां पे आपका, मैं आपको एक करके दिखा देता हूं, जैसे 15 सी 5 एफ, 8 सी 4 बी, 6 सी 3, 15 आ गया। सी के अंदर आपको निशान लगाना पड़ेगा डिवाइड का, 5 आ गया। एफ के अंदर आपको निशान ढूंढना पड़ेगा, लेस देन है, 8 आ गया। सी के अंदर ढूंढना पड़ेगा डिवाइड है, 4 आ गया। बी आपका प्लस है, 6 आ गया। और फिर आपने क्या लगाया, यहां पे सी आ गया वापस से, सी आपका वापस से डिवाइड है, 3 आ गया। तो देखिए इसके अंदर अपने को बॉड मास लगाना है, 5 3 15, 3 आ रहा है, लेस देन, ये डिवाइड करना है, 4 दूनी 8, 2 प्लस 3 दूनी 6 2, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, पहला सही है। वो कहते हैं सर्वाधिक उपयुक्त कौन है। सर्वाधिक उपयुक्त लगाने के लिए आपको सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, मतलब यहां पे दिख रहा है 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 इज ग्रेटर, हाँ ग्रेटर, क्योंकि ये ग्रेटर है। एक और सॉल्व कर देता हूं मैं आपके लिए, ये वास्तव में सही है। वो कहते हैं कौन सा ज्यादा सही है, तो अपने को गलत वाला बताना है। वो कह रहा है मोस्ट एप्रोप्रिएट, तो जो बिल्कुल है ये भी एप्रोप्रिएट दिख रहा है। अब एक ये सॉल्व करते हैं, 15 ए 5 ई 8 सी 4 बी 6 ई 3, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, मान लो एग्जाम में दोबारा आ जाए। 15 आ गया, ए आपका ग्रेटर देन है 5 ई आपका मल्टीप्लाई है 8 सी आपका डिवाइड है 4 बी आपका प्लस है 6 ई आपका मल्टीप्लाई है 3। अब देखिए 15 तो है ही, यहां पे पहले डिवाइड करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 6 3 18, 5 18 और 10 क्या हुआ 28, 28 इज लेस देन, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये नहीं है, तो मुझे लग रहा है दिस इज द अप्रोप्रिएट। इसी तरह आपको सी और डी चेक करने पड़ेंगे, इसमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अभी तक तो ये अप्रोप्रिएट लग रहा है, परंतु आपको इन दोनों ऑप्शन पे भी जाना पड़ेगा। ये आ गया कैट, सी आपका 3 पर, ए आपका 1 पर, डी आपका 20 पर, 20 3 24 24 का डबल कर दिया 48 आ गया। एम आपका 13 पर, ये आपका 15 पर, ये आपका 21 पर, ये आपका 19 पर, ये आपका 5 पर। अपने क्या करना पड़ेगा, 19 20 4 24 1 25 25 25 25 और 20 45 पर 50 60 70 73 आ गया। 73 का डबल करना पड़ेगा, 7 दूनी 14 146 आना चाहिए, तो 146 यहाँ कहीं आंसर दिख रहा है, बिल्कुल सही है, बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है। 146 इज द राइट आंसर। कोडिंग डिकोडिंग का है, उसमें आपको याद करना पड़ेगा कि भाई ये मान लो नॉमेनक्लेचर आ गया, मान लो कोई वर्ड याद होने चाहिए आपको, नॉमेनक्लेचर
तो ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई एन आपका 14 पर, ये आपका 15 पर, ये आपका 13 पर, ये आपका 5 पर, ये आपका 14 पर, ये आपका 3 पर, ये आपका 12 पर, ये आपका 1 पर, या 20 पर, ये आपका 21 पर, या 18 पर, ये 5 पर। कैसे क्या होगा, क्या नंबरिंग होगी, लेटर्स को आगे लेंगे, लेटर का जोड़ा होगा, रैंकिंग होगी, जोड़ के किया होगा। तो ये बहुत सारी कोडिंग डिकोडिंग में पैटर्न है, ये आपका प्रश्न आएगा ही आएगा अगले एग्जाम में भी। इसके बाद में अपन चलते हैं दिशा संबंधी प्रश्न, तो ये तो आता ही आता है। इसके दो तरह के मेथड है। रंजन ट्रेवल 15 किलोमीटर नॉर्थवर्ड, रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, उत्तर की ओर गया 15 किलोमीटर लगा लेते हैं अपन। उसके बाद दाहिने मुड़ा तो दाएं इधर मुड़ रहे हैं, क्लॉकवाइज मुड़ते हैं दाएं, एंटी क्लॉकवाइज बाएं मुड़ते हैं, क्लॉकवाइज दाएं मुड़ते हैं। तो 15 किलोमीटर ही टर्न राइट, वो दाएं मुड़ा, ये दाएं मुड़ गया, कितना गया 10 गया। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़कर 20 गया, तो बायां वापस ये आ गया 20 गया। चला तत्पश्चात वो तरफ किस तरफ मुड़ा 20 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ा 10 किलोमीटर गया, 10 ये है तो 10 ही ये होगा। तो यहां से ये देखो, यहां से पैरेलल ले लेंगे, तो ये 20 है तो ये 20 होगा, 20 और 15 कितने हुए 35 हुए। ये आप लगा सकते हैं, वरना आपके पास एक बहुत बढ़िया है उत्तर दिशा, 4 डायरेक्शन होते हैं, ये आपका नॉर्थ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका साउथ। तो उत्तर को लेते हैं, फिर पूर्व को लेंगे, यूं चलते हैं, फिर आपका दक्षिण को लेंगे, और फिर आपका पश्चिम को लेंगे यहां पे। अब जैसे वो कह रहा है वैसे करेंगे। रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, उत्तर की ओर 15 गया, लगा दिया 15। उसके बाद दाहिनी ओर मुड़कर, दाएं इधर मुड़ रहा है, दाएं हमेशा इधर ही होता है, दाहिनी ओर मुड़कर 10 किलोमीटर गया, लगा दिया 10। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर गया, इधर फिर बाएं इधर आ गए, और फिर क्या गया बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर गया, तो यहां का बायां यहां आ गया। तो पूर्व से पश्चिम करता है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण में कुछ है ही नहीं, ये 35 किलोमीटर आंसर आ गया आपका। तो ये ट्रिक भी लगा सकते हैं और ये ट्रिक भी लगाई जा सकती है, दोनों लगाई जा सकती है बेटा। मैं फटाफट आया हूं, मैंने तो पेपर भी नहीं देखा क्या है क्या नहीं करा, मैं तो सीधा ही आ गया और सीधा आपके सामने ये सॉल्व करवा रहा हूं। आई हैव नॉट सीन द पेपर आल्सो कि क्या आया है, पहले क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर मैं, जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं वैसे ही मैं सॉल्व करवा रहा हूं। हो सकता है किसी प्रश्न में इसमें त्रुटि हो जाए जल्दबाजी में, तो परंतु कोशिश यही है कि सारे आंसर आपको सही बताए जाएं, ताकि आप अभिनव क्लासेस को ज्वाइन करें, और अभिनव क्लासेस में सारी क्लासेस चल रही हैं और आपका भी सिलेक्शन हो। हम यही दुआ करते हैं जितने भी व्यूअर्स यहां पे देख रहे हैं सबका सिलेक्शन हो। m इज प्रोपोर्शनल टू n, m n के समानुपाती है। अब ये समानुपाती को खोलेंगे तो m बराबर kn आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, एक अचर राशि आ जाएगी। तो m बराबर kn है, m इज प्रोपोर्शनल टू n, m बराबर 5, m आपका 5 है, when n बराबर 4, k बतानी है, n 4 है, तो 5/4 हो गया k। ठीक है साहब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m when n is 20, यहां पे ले लेंगे m बराबर kn, k आपका निकल गया 5/4, n का मान 20 डाला है, m का मान पूछा है 4 5 20, 5 5 25 आ रहा है, ये 25 इज द राइट आंसर। ये बच्चे ने गलत लगा दिया, आप दोबारा देख सकते हैं, अपन चेक कर ले। m इज प्रोपोर्शनल टू n, बिल्कुल अनुपात में अनुपात खोलेंगे k आएगा, m 5 है बिल्कुल लगा दिया, n 4 है लगा दिया, 5/4 आ गया, m बराबर kn है, तो kn है का मतलब क्या हुआ, k अपना मान 5/4 लगा दिया, n आपका 20 दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है मुझे। 20, मुझे एक डाउट है 20 पे। अब ये आ गया क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ कोल्ड स्टोरेज डबल इट्स ब्रेड, एक शीत संगार। अब देखो जो फ्रिज वगैरह होती है बड़ी बड़ी जिसमें अपन सामान को रखते हैं, तो वो होता क्या है, वो क्यूबॉइड शेप में होता है, घनाभ शेप में होता है, यही होता है, ऐसा ही होता है। आप आइस बॉक्स भी लेंगे तो इसमें डालेंगे,
और फ्रिज लेंगे, फ्रिज भी ऐसी होती है। तो शीट्स कोल्ड स्टोरेज का मतलब ही क्या हुआ, जहां पे चीज ठंडी हो सके। द लेंथ ऑफ द कोल्ड स्टोरेज इज डबल इट्स ब्रेड। तो लंबाई है वो चौड़ाई का दुगना है, तो लंबाई को x माने चौड़ाई, लंबाई दुगना है तो 2x होगी। लंबाई होती है ये और ये चौड़ाई होती है। ऊंचाई 3 है, ये हो गया। एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स, 4 दीवारें लेनी है इसकी। तो 4 दीवारों में अपने को पता है फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 4 दीवारें 108 दिया हुआ है, 2 लंबाई तो अपन ने 2x प्लस x 3x हो गई, और हाइट अपने को दी हुई है 108। तो कांस्टेंट 3 3 9 दूनी 18, या 3 से काट लीजिए, 3 3 9 3 6 18, 3 दूनी 6 6 36, x का मान 6 आ रहा है। वैसे भी देखो 9 दिन 18, 18 चिके 108, 6 आ रहा है x का मान। तो लेंथ आ जाएगी 6 दूनी 12, ये 6 आ जाएगी। क्या निकालना है आयतन, 12 इंटू 6 इंटू 3, 6 थी 18 इंटू 12, 8 दूनी 10, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 216 आ रहा है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, और 216 आ रहा है। बहुत ही इजी है। इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया पूछता, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई हो जाता। इसके अंदर आयतन पूछता, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाता। तो ये पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से आगे कोई प्रश्न नहीं है, ये सारे के सारे प्रश्न अपन ने करा दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अभी आपके सामने सूरज सर, रावत सर हिंदी के लिए आएंगे लेके, तो मुझे लगता है कि आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा, और बढ़िया हुआ होगा, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो अभिनव क्लासेस आपका स्वागत करता है। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच।